नाजरीन, मैं जावेद गुल हूँ और अपने स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ का प्रोग्राम नेशनल टॉक, और आज हम बात करेंगे तब्दीली मज़हब की, जिसमें अक़लियतों के लिए इस वक्त बहुत सारी लम्हा फ़िक्रिया हैं कि उनकी बेटियों, बिलखसूस कमसन बेटियों के साथ जबरन तब्दीली मज़हब करवा कर उनको इस आड़ में उनके साथ बहुत सारा जुल्म किया जाता है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ सियासतदान जनाब रियाज अंजम एडवोकेट साहब। वो एक तंजीम के, एक जमात के सरबराह हैं, पाकिस्तान क्रिश्चियन मोमेंट। और पाकिस्तान क्रिश्चियन मोमेंट जो है ये पिसे हुए तबकात के लिए काम कर रही है। तो आज हम इस प्लेटफार्म से अपने नहायत ही मोहतरम भाई जनाब रियाज अंजम साहब से पूछेंगे कि वो अक़लियतों के लिए किन किन मसाइल को उजागर कर रहे हैं। वेलकम रियाज अंजम साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि अक़लियतों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनकी कमसन बेटियों को जबरन तब्दीली मज़हब करवा कर उनसे निकाह किया जाता है, और अक़लियतें समझती हैं कि उनके साथ ये नारवा सलूक जो है ये कई सालों से, बल्कि जब से क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक चल रहा। रियाज अंजम साहब, आप इसके बारे में कुछ देखें। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी मिनॉरिटीज़ की, और जो मसीही लीडरशिप थी उन्होंने कायद-ए-आज़म का साथ दिया और उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। इसलिए दिया कि वो तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान बनेगा और उसमें मिनॉरिटीज़ के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, चूँकि वो समझते थे, क्रिश्चियन लीडरशिप समझती थी कि जब पाकिस्तान जो मुस्लिम्स हैं वो मुत्तहदा हिंदुस्तान में एक डिस्क्रिमिनेशन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इनको एहसास होगा, और जब पाकिस्तान बनेगा तो उसमें ये फिर मिनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इस तवक्को के ऊपर एसपी सिंघल साहब और दूसरी जो क्रिश्चियन लीडरशिप थी उन्होंने कायद-ए-आज़म का साथ दिया। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे परसिक्यूशन हो रही है, मिनॉरिटीज़ की जो बच्चियाँ हैं उनको जबरी उनका मज़हब तब्दील किया जा रहा है, जो एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं वो इम्पोज़ किए जा रहे हैं क्रिश्चियंस के ऊपर और तमाम मिनॉरिटीज़ के ऊपर, और एक तरह से जो एक दीवार के साथ मिनॉरिटीज़ को लगा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रिश्चियंस का और अदर मिनॉरिटीज़ का, स्पेशली हिंदूज़ का, वो है उनकी जो बच्चियाँ हैं उनको ज़बरदस्ती उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, और इस्लाम कबूल करवाने के साथ साथ फिर उनको फोर्स्ड मैरिज की जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन ये है कि एक तरफ जो मौलवी हजरात हैं और जो मुस्लिम उलमा हैं वो ये कहते हैं जी हमारे मज़हब में जबर नहीं है और हम जबरी मज़हब को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी पिछले दिनों में मैं नूरुल हक कादरी की जो एक स्टेटमेंट उसको पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा जी हम लानत भेजते हैं जबरी मज़हब के तब्दीली के ऊपर। भाई जब आप लानत भेजते हैं तो फिर आपको क्या डर है? कानून को क्यों मंजूर होने नहीं दिया जाता? अब देखें रिसेंटली जो एक बिल फोर्स्ड मैरिज के ऊपर और फोर्स्ड कन्वर्शन के ऊपर असेंबली में आया था, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्यों रद्द कर दिया है? इसलिए कि इनकी जिनका कहना है वो और है, जो इनका करना है वो और है। ये डरते हैं। अगर इनको डर नहीं है तो फिर जो कानून है उसको पास होने देते। चूँकि हमारे पास जब केसेस आते हैं तो जो वालिदैन हमारे पास आते हैं तो वो केसेस ये होते हैं कि उनको लड़कियों को इस्लाम कबूल कर लिया जाता है, फिर उनकी शादी करा दी जाती है। तो इस्लाम इस तरह से अगर कबूल शादी करने के लिए करवाया जाता है तो इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। अब देखें ना, मुल्क के अंदर कोई कानून ऐसा नहीं है जो मसीही बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देता हो। अब देखें, एक लड़की है वो अपना आईडी कार्ड नहीं बनवा सकती चूँकि वो कम उम्र है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती चूँकि वो कम उम्र है, वो वोट नहीं डाल सकती चूँकि वो कम उम्र है,
वो पासपोर्ट नहीं रख सकती चूंकि वो कम उम्र है, तो वो फिर मज़हब को कैसे तब्दील कर सकती है? चूंकि जो मज़हब का मामला है, फेथ का मामला है, ये तो और ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, तो इसके लिए भी बाकायदा एज मुकर्रर होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे मौलवी हजरात हैं, वो इसको अपोज करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर उनको अंदर का डर नहीं है तो फिर इसको कानून साजी होनी चाहिए, कानून को मंजूर होने देते। हाँ। कानून को जब रिजेक्ट करवा दिया गया है पार्लियामेंट्री कमेटी एक साजिश के जरिए, हाँ। तो इसका मतलब ये है इनको पता है कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं, फोर्स्ड मैरिजेस हैं। अगर बिल आ गया तो ये फोर्स्ड मैरिजेस रुक जाएंगी, फोर्स्ड कन्वर्जन्स रुक जाएंगी और बच्चियों को और जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इन डबल स्टैंडर्ड्स को ख़त्म होना चाहिए। और इसके ऊपर हम मुतालबा करते हैं, जितनी भी मसीही लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ मैं ये कहूँगा, हमारा ये पुरज़ोर मुतालबा है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पे दोबारा बिल लाए और असम्बली के अंदर इस बिल को मंजूर करवाया जाए, पास करवाया जाए, ताकि जो मसीही बच्चियाँ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रियाज़ साहब, पिछले दिनों ये बिल मुस्तरद हुआ है और उस पर 4 वज़रा जो असम्बली के वज़रा हैं उन्होंने इस बिल को मुस्तरद करने में पूरा ज़ोर लगाया और कमसन बच्चियां जो हैं उनसे जबरी जो निकाह और मज़ीद तब्दीली मज़हब का बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करने की दर पे हैं। तो आप बहैसियत कानूनदान इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, बात ऐसे है कि ये इन्होंने बड़ा मिनिस्टर्स ने जोर लगाया, जवेद साहब आप कह रहे हैं, अगर ये जोर नान भी लगाते तो फिर भी ये जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर देना था। चूँकि ये जो हमारे बिल्स आते हैं ये पार्लियामेंट्री कमेटियों में भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने असम्बली की सीट्स में इजाफा किया था और मिनॉरिटी की एक भी सीट में इजाफा नहीं हुआ। उसके बाद जितने भी अमेंडमेंट के बिल्स आए कि मिनॉरिटीज़ की सीट्स में इजाफा किया जाए, वो पार्लियामेंट्री कमेटी में या तो रद्द कर दिए गए या फिर उनको किसी खुडे लाइन लगा दिया गया। तो अब इस बिल को भी इन्होंने रिजेक्ट करना था, चूँकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, चूँकि मिनॉरिटीज़ को ये दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं और लगा दिया है और मिनॉरिटी को ये दूसरे दर्जे के सिटीज़न समझते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है उसकी तरफ से एक रिएक्शन आना चाहिए था। और मुझे तो ये भी पता है कि शायद शनीला रूथ वो पार्लियामेंट्री कमेटी की मेंबर भी हैं, उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। देखें, ये जो लीडरशिप है इनको इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ा आज का मिनॉरिटीज़ का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये फोर्स्ड कन्वर्शन है, फोर्स्ड मैरिज। मैं बताता हूँ आपको, पिछले कोई 2 महीनों के अंदर कोई 8 केस तो मेरे चैम्बर में आए हैं ये फोर्स्ड कन्वर्शंस के। तो अब देखिए, जब केसेस कोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो कोर्ट्स ने लॉ के हिसाब से काम करना होता है। तो वहाँ पे फिर कोर्ट्स ये कह देती हैं कि जी लड़की जो है वो बल्कि वो इस डोमेन में, जो मजहब की डोमेन में, उसमें आती ही नहीं है, उसको छेड़ते ही नहीं है। नहीं, वो उसके ऊपर अब लेजिस्लेशन नहीं है। नहीं, और इसलिए कानून साजी होनी चाहिए। जो आजकल जो चल रहा है, पिछले दिनों आरजू राजा का केस था, यानी हम बात कर रहे हैं कम उम्र की। क्या अदालतें इस बात की इजाज़त देती हैं कि कम उम्र का निकाह जो है वो जायज़ है? देखिए, कोर्ट्स जो होती हैं ना, उन्होंने लॉ के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है। अब लॉ मौजूद नहीं है, क्यों बार बार मिनॉरिटीज़, सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि इसके ऊपर बाकायदा लेजिस्लेशन होनी चाहिए? अब बाकायदा लेजिस्लेशन नहीं होगी तो फिर कोर्ट्स क्या करेंगे? इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो। रियाज साहब, आपके पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं और आप थानों में भी जाते हैं, उनके साथ कोर्ट्स में भी जाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि पुलिस हमारी सपोर्टिव होती है इस मामले में? नहीं जी, पुलिस तो कभी भी जो कमज़ोर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसकी सपोर्टिव कभी भी नहीं होती। और जो मिनॉरिटीज़ हैं वो भी एक कह लें कि एक कमज़ोर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। तो
वो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ की और जो हमारे लोग थानों में जाते हैं सपोर्टिव नहीं होती, बल्कि उनका जो एटीट्यूड है वो उनकी तरह, वो उनकी सपोर्टिव होती हैं, जाबराना भी होता है, और उनकी सपोर्टिव होती हैं जो उनको पैसे देते हैं। तो इसलिए ये इस तरह के केसेस में वो जो पुलिस का रवैया होता है वो भी लटकाने वाला होता है या बचाने वाला, मुल्ज़मान को बचाने वाला होता है। तो ये एक जनरली रवैया होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनमें पुलिस जो है वो जो ज्यादा ताकतवर पार्टी होती है उसका साथ देती है। तो वो जो जिससे पैसे लेता है, जिसकी सिफारिश होती है, उसकी बात सुनी जाती है। जो गरीब आदमी है, जो डेस्टिट्यूट है, उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती। और अदालतों ने तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, अदालतें कहती हैं जी इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं है। सब इसकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि ये कानून जो है ये देखें, ये जो सोसाइटी है ना सर जी, इसका एक इंग्लिश में आपने एक ज़र्बल मिसल तो सुनी होगी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ताकतवर होगा उसी का सर्वाइवल होगा। एज ए कौम हमारे लिए ये सोचने की बात है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो क्लर्जी है, हमारे जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी क्रिश्चियंस रहते हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, हम सब के लिए यहाँ पे सोचने का मकाम ये है कि सिर्फ ज़िंदगी गुजारना काफ़ी नहीं है। एक मजबूत और ताकतवर कौम की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। ज़िंदगी तो देखें कीड़े मकोड़े भी गुजारते हैं, ज़िंदगी तो हशरातुल अर्ज़ भी गुजारते हैं, लेकिन इंसान और एक डिग्निफाइड और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ताकत हासिल करना ज़रूरी है। और ताकत भी सर वो जिसको हम ये कहते हैं कि सियासी ताकत, माशी खुशहाली और माशरती वकार। अब देखें, माशरती वकार तब तक आप एज ए कौम हासिल नहीं कर सकते जब तक आप सियासी ताकत और माशी खुशहाली हासिल नहीं करते। तो इस मंजिल को हासिल करने के लिए हम सबको रोल प्ले करना होगा। देखें, एक लाइफ होती है जो हम इंडिविजुअल गुजारते हैं, एक हमारा किरदार है जो एक इंडिविजुअल का किरदार है, दूसरा हमारा किरदार होता है जो एक कौम के लिए गुजारते हैं। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम इंडिविजुअल लाइफ गुजारते हैं, एज ए नेशन हमने स्ट्रगल नहीं की। मसीहियों को पाकिस्तान में एज ए कौम आगे बढ़ना होगा, एज ए कौम स्ट्रगल करनी होगी, तभी जाके हम माशी खुशहाली, माशरती वकार और सियासी ताकत की मंजिल हासिल कर सकते हैं। ये जो इंसानी हकूक़ के दावेदार हैं और बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे भी करते हैं कि हमने इंसानों के लिए ये किया वो किया, ये इसको आप किस हद तक लेते हैं? देखिए, अगर हम इंसानी हकूक़ के दावेदारों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक तरह से एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। पॉजिटिव रोल प्ले इस एंगल से मैं बात करूँगा कि जब देखिए परसिक्यूशन होती है, दे कम फॉरवर्ड। और आपको याद होगा कि आपके इलाके में एक सारा इकबाल का केस हुआ था, रेप केस। तो उसमें मैं अगर वहाँ पे जाकर ट्रायल मैंने किया और उस रेप का जो मुलज़म था उसको 14 साल सज़ा करवा दी थी, तो वो उसमें जो इंसानी हकूक़ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो मेरी बैक पे खड़ी थी। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से आपको फिर याद होगा सियालकोट में एक हुआ था केस जिसमें मर्डर लड़की को कर दिया गया था पेट्रोल फेंक के। तो उसमें भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी PCL, पाक सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस ने उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया। हमने लॉयर एंगेज किया और वहाँ पे फिर उसको भी हमने, वो जो रिजवान गुज्जर था उसको सजाए मौत करवाई। अब देखिए ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है ना इंसानी हकूक़ का, वो यहाँ तक परसिक्यूशन की हद तक ठीक है, लेकिन कौम की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी नहीं है। पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, दे हैव टू कम फॉरवर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिश्चियन नेशन। मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि हुकूमती दावेदार जो हैं वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ के, हम अगर बात इंसानी हकूक़ की करते हैं तो हमारे क्रेडिट के ऊपर काम है। हमने देखें कोट राधा कृष्ण का केस हुआ, 2 लोगों को भट्टे में जला दिया गया, तो हमने वहां पे 5 लोगों को सजाए मौत करवाई। तो अब ये देखें कि ये जो इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर हैं, ये जो इंसानी हकूक़ के दावेदार हैं, ये भी आके बताएं क्या किया इंसानी हकूक़ के लिए इन्होंने। रियाज़त जब साहब, ये जो हुकूमती सतह पर हमारे मुंतखब सिलेक्टेड मेंबरान हैं, उन्होंने क्या किरदार किया है इस बिल के हवाले से?
तो ये मैं समझता हूँ कि ये गुलामाना निज़ाम के ज़रिए आए हुए गुलाम हैं। इन्होंने मिनॉरिटीज़ के लिए ना तो कुछ किया है, ना आगे कुछ करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी हमें एज ए कौम इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए, इस गुलामाना निज़ाम से जान छुड़वाने के लिए हमें स्ट्रगल करनी होगी। और इस स्ट्रगल में हम सबको एक हो के आगे बढ़ना होगा ताकि इस गुलामाना निज़ाम को ख़त्म किया जाए और जो राइट ऑफ वोट है वो कौम को लेके दिया जाए। आपको पता है कि जब जहाँ से जमहूरियत का आगाज़ हुआ था यूनान से, तो वहाँ पे दो लोगों को वोट का हक नहीं था। एक वो थे जो गुलाम थे और एक वो थे जो इन्वेडर्स थे, जो बाहर से आए थे। तो यहाँ पे या ना तो मसीही इन्वेडर हैं, ना ही यहाँ पे गुलाम है। यहाँ पे जो मसीही हैं और जो दूसरी अक़लियतें हैं वो इस मट्टी के बेटे हैं और सन ऑफ द सॉइल हैं। तो उनका किरदार पाकिस्तान बनाने में भी है, पाकिस्तान को संवारने में भी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मिनॉरिटीज़ को और जो हमारे मसीही हैं इंक्लूडिंग ऑल द मिनॉरिटीज़, हमें वोट का हक मिलना चाहिए और हमें ये हक मिलना चाहिए कि हम अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करें। जब मसीही अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करेंगे तो उनको पता होगा कि हमने किसको मुंतखब करके भेजा है, और जिसको मुंतखब करके भेजा होगा उसको भी पता होगा कि मैंने यहाँ पे अपनी कौम की नुमाइंदगी करनी है, और अगर मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी नहीं करूँगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे वोट नहीं मिलेंगे। अब इन्होंने चूँकि वोट नहीं लिए होते, इसलिए ये अपनी पार्टी की साइड के लिए, अपनी पार्टी के स्टेक के लिए खामोश रहते हैं और खामोशी को ही ये अपना सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। रियाज अंजुम साहब, अब ये कानून जो है या ये जो बिल है ये मुस्तरद हो चुका है, ये कमसन बच्चियों के साथ जबरी तब्दीली मज़हब का। अब इसको दोबारा किसी तरीके से पेश किया जा सकता है? देखिए, जो कौमें होती हैं ना, वो अगर कोई रुकावट आ जाए रास्ते में तो रुक नहीं जाती। कौमों का बिहेव इस तरह से होता है कि वो मुसलसल स्ट्रगल करती हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको भी मुसलसल स्ट्रगल इसके लिए करनी चाहिए कि ये बिल दोबारा असम्बली में पेश किया जाए और वहाँ पे फिर ये पास हो। अब देखें, ये जो हमारे उल्मा हजरात हैं और जो ये दावे करते हैं कि जी हम लोग, जो बच्चियां हैं मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करती हैं, या जो ये दावे करते हैं कि इस्लाम में जबरी मजहबी की तब्दीली का कोई अंसर नहीं है, तो फिर इनको आके ये कहना चाहिए कि भाई असम्बली के मेंबरान को ये भी रिक्वेस्ट करें हमारे साथ कि जी बिल को असम्बली में पेश किया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या ये कह दें कि जी हम जबरी मज़हब जो है वो तब्दील करवाते हैं। तो इसलिए ये जो कंट्राडिक्शंस है उलमा के जहन में और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जहन में, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें इनको भी कन्विंस करना चाहिए, इनके साथ भी लॉबिंग करनी चाहिए। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, PTI के MNAs के साथ लॉबिंग करनी चाहिए। हमारी जो क्लर्जी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उलमा के साथ लॉबिंग करनी चाहिए कि ये एक जेन्युइन इशू है और इसको हल किया जाए। और मसीहियों की जो बच्चियां हैं, जो हिंदुओं की और दूसरी मिनॉरिटीज़ की जो बच्चियां हैं, इनको जो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है, इसको रोका जाए। और ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत का रोल एक माँ का होता है, और इसके लिए बाकायदा फिर सारी लॉबिंग करके और बाकायदा बिल दोबारा पेश किया जाए और उसको पास करवाया जाए। जैसे आपने कहा कि अगर ये बिल पास हो तो ये इन वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। देखें जी, ये एक वाहिद रास्ता है बिल का पास होना। अगर जबरी मज़हब की तब्दीली और जबरी जो शादियां हैं उसके ऊपर असम्बली में बिल पास नहीं होता तो फिर कोई हल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन जबरी मज़हब की तब्दीली और जबरी शादियों को रोकने के लिए असम्बली के अंदर इसका बिल का पास होना इंतहाई ज़रूरी है। बिल का पास होना बहुत ज़रूरी। अभी हम पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट के सरबराह रियाज अंजुम साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनका कहना ये है कि ये जो कमसन बच्चियों से जबरन तब्दीली मज़हब करवाया जाता है, उसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बिल दोबारा पेश किया जाए। अगर ये बिल पास हो जाता है और इस बिल के पास होने के बाद ये
बहुत बड़ी मसीहों के लिए खुशखबरी होगी कि इस तरह के जो वाक़यात रूनमार हो रहे हैं उनकी रोकथाम हो जाएगी। और इस ये जो इस वक्त ये मसाइल आ रहे हैं अक़लीतों के लिए, कमसन बच्चियों से जबरी तब्दीली मज़हब और उसके बाद फिर निकाह के वाक़यात की, उसमें रुकावट होगी और जो अक़लीतों पर ये लटकती तलवार है उसका ख़ात्मा होगा। जी, अब हम नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आज हमने अपने नहायत मोहतरम जनाब रियाज़ अंजम साहब से गुफ्तगू की है और उन्होंने हमें बताया है कि वो किस तरह इसकी कानून साज़ी हो तो ये जो मामलात हैं वो हल हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी आमद का। थैंक यू सो मच।